टाइम पीरियड को मेजर किया है ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का। और अगर हम ये पढ़ें जी, हाँ, अच्छा अच्छा, बाय द वे किसी बच्चे ने इस पार्ट में अनसर्टेनिटी निकाली है? तैयब, जैनब? जी सर, निकालिए। जी, कैसे निकाली आप लोगों ने? सर जो मैक्सिमम है उसको एवरेज वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया था तो वो अनसर्टेनिटी बन गई। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम को एवरेज वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया था तो अनसर्टेनिटी आई थी। लेकिन पहले तो टी के ऊपर जाओगे ना, टी पे कैसे गए थे? टी की वैल्यू की अनसर्टेनिटी निकाली थी, 22.6 प्लस 22.2 को डिवाइड किया था, उसका एवरेज वैल्यू ली, उसको फिर मैक्सिमम से सब्ट्रैक्ट किया तो फिर वो अनसर्टेनिटी बनी छोटे टी की, फिर उसको 20 से डिवाइड किया था। जी, एक्चुअली में बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो टाइम पीरियड है ये इसने टी का टाइम 20 ऑसिलेशंस का टाइम उसने एक दफा मेजर किया है, एक फिर दोबारा उसको मेजर किया है, ठीक है। फिर आप देखें कि पहली दफा जो उसने 20 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर किया था उसकी वैल्यू उसके पास आई है 22.2, और जब दोबारा उसने मेजर किया तो कितनी वैल्यू आई है 22.6। तो हमने अब इसका एवरेज निकालना है। हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 22.2 प्लस 22.6 कर देंगे और फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें टाइम 20 ऑसिलेशंस की एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उस एवरेज वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमें कैपिटल टी मिल जाएगा, और फिर जब हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें फिर टी स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरीके से हम टी और टी स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे। अब उसकी अनसर्टेनिटीज कैसे आएंगी, ये जरा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस वक्त 20 ऑसिलेशंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 22.6, ठीक है। और उसकी मीन वैल्यू क्या, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 22.2। तो व्हाट वी विल डू, देयर आर मैनी वेज, और भी वेज हैं, ठीक है, इसको करने के। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा वे ये है कि हम ये करें कि 22.6 माइनस 22.2 कर दें, ठीक है। तो ये हमें 20 ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी मिल जाएगी, ठीक है, विच विल बी हाउ मच 0.4 हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए अगर ये चीज ना क्लियर हुई। बाकी बच्चों ने किया था ये वाला पार्ट? जी, जैनब, नेहा, आप लोगों ने किया था ये वाला पार्ट? तो ये हमें अनसर्टेनिटी मिली है 20 ऑसिलेशंस की, ओके। जी, सब यही है, एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो व्हाट वी डिड के हमने 22.6 में से माइनस किया था 22.2, तो दिस गिव्स 0.4 विच इज द अनसर्टेनिटी इन 20 ऑसिलेशंस, ठीक है। लेकिन हमें तो अनसर्टेनिटी निकालनी है एक ऑसिलेशन की। तो एक ऑसिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने 20 ऑसिलेशंस के टाइम को डिवाइडेड बाय 20 कर दिया था, जो भी इसकी एवरेज वैल्यू आई थी उसको डिवाइड, इसी तरीके से हम इस अनसर्टेनिटी को भी डिवाइड बाय 20 कर देंगे। तो जब ये डिवाइड बाय 20 हो जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी 0.02, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? जी बच्चों, यस सर। ठीक है। तो ये दैट्स द वे टू फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी ऑफ टी। अब टी की आपने अनसर्टेनिटी निकाल ली, अब आप टी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके। जैसे कि अगर आप 22.6 प्लस 22.2 और डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आता है, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 22.4। 22.4, और इसको आप डिवाइड बाय 20 करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है? इसकी आ रही है कि 1.12। 1.12। This is 1.12 is the time period of one oscillation, और इसकी अब अनसर्टेनिटी कितनी आई है 0.02। और ये देखो हमारी
जो ऑसिलेशन 20 और 1 ऑसिलेशन का टाइम है वो 2 डेसिमल प्लेस तक गया है और हमारी अनसर्टेनिटी भी खुद ब खुद किस तक आई है, 2 डेसिमल प्लेस तक। अच्छा, ये टी है और ये टी की अनसर्टेनिटी है। हमें अब टी स्क्वायर चाहिए और इसकी अनसर्टेनिटी चाहिए, ठीक है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के लिए तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या करोगे, 1.12 का स्क्वायर कर दोगे सिंपली, ठीक है। फिर क्या करोगे, अनसर्टेनिटी ऑफ टी स्क्वायर के लिए टी मैक्स स्क्वायर में से टी मीन स्क्वायर को माइनस कर दोगे, ठीक है। यानी टी मैक्स स्क्वायर कैसे होगा, दैट इज 1.14। अगर हम 0.02 को ऐड कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, सर पहले के लिए भी हम मीन वैल्यू नहीं लेंगे, 22.6 माइनस 22.4? क्या चीज, जो अब हम लोग जो है टी की अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं उसमें हम लोग मीन वैल्यू नहीं यूज करेंगे, मीन वैल्यू 22.6 माइनस मीन वैल्यू भी यूज कर 22.4? सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। अच्छा, मैंने इसमें फिर एक चीज मिस की है, मैंने अगर मैक्सिमम माइनस मिनिमम किया है तो मुझे फिर इसको क्या करना चाहिए था, पहले डिवाइड बाय 2 करना चाहिए था, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने सॉरी उससे मिस आउट हो गई ये चीज। देखें, हम जब मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.04, ठीक है। इसको फिर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगी 0.2 आएगी, सॉरी ये 0.4 आएगी। फिर इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगी और फिर इसको डिवाइड बाय हम 20 करेंगे तो 0.1, ठीक है। ये इस तरीके से होगा जी। आप सही है। मीन वैल्यू बेटा रियाज, अगर आप मीन वैल्यू यूज कर रहे हैं तो फिर ये जो ये मैंने ये वाला किया ना डिवाइड बाय 2, ये करने की आपको जरूरत नहीं है, सही है। अगर आप मैक्सिमम माइनस मीन कर रहे हैं तो ये डिवाइड बाय 2 करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर, जी यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार जूम डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा। खैर, अगर आप मैक्सिमम माइनस मीन कर रहे हैं तो फिर आपको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर रहे हैं तो फिर आप फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। ओके सर मीन वैल्यू कब लेते हैं और मिनिमम कब लेते हैं? मर्जी है आपकी। अगर आपका दिल चाह रहा है कि मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम करूं तो फिर आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये आपकी मर्जी है। अगर आप मैक्सिमम माइनस मीन लेते हैं तो फिर आपको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं, बस ये आपकी मर्जी है। दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा आपके पास। जी समझ आ रही है ये बात? एनी क्वेश्चंस? सर टी स्क्वायर वाला रिपीट कर दें। मैं टी स्क्वायर वाला रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ। देखो मैक्सिमम माइनस मीन वाला, देखो मैं भी तुम लोगों को समझाता हूँ। अगर मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू थी 22.6 माइनस 22.4 22.2, तो ये आ रहा था 0.04, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो मेरे पास क्या आया, 0.2 आई, सॉरी हाँ सॉरी 0.4 आई। इसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो ये 0.2 आया। फिर इसको मैंने डिवाइड बाय 20 किया तो 0.1 आया। अगर तुम कर रहे हो मैक्सिमम माइनस मीन वैल्यू तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी 2.26 माइनस 2.4, मीन वैल्यू हमारी ये निकली थी 20 ऑसिलेशंस की, ठीक है। उसके बाद हमने इसको जब माइनस किया तो 0.2 आया। अब ये डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 आएगा, सॉरी, विच इज द अनसर्टेनिटी ऑफ कैपिटल टी। ये कैपिटल टी की अनसर्टेनिटी आई है आपके पास। बात समझ में आ रही है जी? जो मुझसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम माइनस मीन कब करना है और मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है, बेटा आपका जो दिल चाहे आप करें, बस ख्याल ये रखें कि मैक्सिमम माइनस मीन करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम माइनस मीन करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत। 22.4 कैसे आया रियाज भाई? रियाज भाई 22.6 प्लस 22.2 डिवाइडेड बाय 2 क्या वैल्यू होती है बच्चे? ठीक है, क्लियर है? ये हमने मीन वैल्यू निकाली ना उसकी 20 ऑसिलेशंस की, ठीक है। थोड़ा सा उसने असल में सवाल को खींच दिया ज्यादा, इसलिए आपको थोड़ा मसला हो रहा है। लेट्स मूव टू द अनसर्टेनिटी ऑफ टी स्क्वायर। जी पे अटेंशन, अनसर्टेनिटी ऑफ टी स्क्वायर कैसे निकलेगी? हम क्या करेंगे,
टी स्क्वायर की मैक्स वैल्यू लेंगे और इसमें से टी स्क्वायर की मीन वैल्यू लेंगे। अच्छा, अगर मैं मीन वैल्यू ले रहा हूँ टी स्क्वायर की, तो फिर मुझे इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट अनसर्टेनिटी आ जाएगी मेरे पास टी स्क्वायर की। लेकिन अगर आप कहते नहीं मैं तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करूंगा, तो फिर डिवाइड बाय 2 भी कर लीजिएगा। जैसे टी की मीन वैल्यू क्या आ रही है, तो ये मीन वैल्यू 1.12 है ना तैयब? जी टी की मीन वैल्यू क्या आ रही थी टी स्क्वायर की, टी की सॉरी मैं टी की मीन वैल्यू हाँ 22.4 थी उसका नहीं होल। ना, वो स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी की टाइम पीरियड की। अच्छा हाँ इसके 1.254 1. 254 और इसको 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 22.4 डिवाइडेड बाय 20 करें कि क्या वैल्यू आई है ये? इसकी वैल्यू आई है सर 1.12 1.1 क्या हो गया तुम लोगों को यार, नींद आ रही है क्या? सर सुबह सुबह 1.12, तो ये 1.12 हमारी हो गई मीन वैल्यू। इसका स्क्वायर करेंगे सिरान। उसके बाद हमारे पास जो टी की वैल्यू आई है मीन, सुनो गौर से, टी आया है 1.12 प्लस माइनस 0.01। अब अगर मैं इसमें 0.01 ऐड कर दूं तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.13। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, 1.13 के स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें अनसर्टेनिटी ऑफ टी मिल जाएगी। ठीक है, करो जरा, बताओ क्या वैल्यू आ रही है? जल्दी जवाब भाई। 0.02 0.02 ये वैल्यू आ रही है जी। ठीक है, हाँ 0.0225 को फरवा हम 0.02 कर देंगे। इस तरीके से हम इसकी अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे टाइम स्क्वायर। समझ में आया ये? अच्छा, टाइम स्क्वायर की वैल्यू बताना कितनी आ रही है? 1.12 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1.25 1.25 प्लस माइनस 0.02, ये है सबसे पहली वाली वैल्यू। समझ में आई बात? मैं एक दफा फिर से रिपीट करूं सारी चीजों को, है ध्यान से सुनो। ये दो टाइम तुम्हें गिवन हैं 20 ऑसिलेशंस के, स्मॉल टी वाले। इनको तुम ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये मीन वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इस जाहिल आदमी को एक और कॉलम दे देना चाहिए था, बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, पहले उसकी टाइम पीरियड की 20 ऑसिलेशंस की मीन वैल्यू निकलेगी, फिर उसको हम डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये वाला टी निकल आएगा, कैपिटल टी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास 20 ऑसिलेशन के टाइम की हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। फिर उस 20 ऑसिलेशन के टाइम की अनसर्टेनिटी को भी हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें 1 ऑसिलेशन की अनसर्टेनिटी मिल जाएगी, जो हमने यहाँ पे लिखनी थी 0.01। फिर हम सिंपल यहाँ करेंगे, इस टी का स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे, और जो 1.12 जो टाइम पीरियड आया उसका स्क्वायर यानी मीन वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1.13 जो 0.011 ऐड करेंगे, और फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे स्क्वायर करके, तो हमारे पास टी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी। इज इट क्लियर? सबको ये क्लियर हो गया या अभी भी इश्यूज हैं? मरियम नहीं समझ आया? अच्छा चलो मैं दोबारा से समझाता हूँ। चलो अच्छा, हम एक काम करते हैं यार, सबसे अच्छा काम एक ये करते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यूसुफ चले गए हैं, उनका आउट ऑफ डेटा हो गया। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है यहाँ पे। हम एक छोटा सा एक कॉलम बना लेते हैं, एक और ये इस तरीके से ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके उसकी
टाइम की वैल्यू, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन अब नहीं होगा कंफ्यूज, ठीक है। ये हम लिखने जा रहे हैं टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस, ओके। क्या करो, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। जैसे पहली वाली को करोगे तो क्या आएगी 22.4, ओके। ये आ गई हमारे पास। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट में कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, एक छोटा सा कॉलम और बना लिया, इसके आगे T20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड, मीन टाइम 20 ऑसिलेशंस का ये आया। दोनों को क्या किया मैंने, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस 22.2 को बेसिकली करना ये है कैपिटल T के लिए कि इसको 20 को डिवाइड बाय 20 कर देना। तो जब तुम 22.4 को डिवाइड करोगे 20 से तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1.12, ठीक है। इज इट क्लियर जी? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? और उसके बाद जब तुम इसका स्क्वायर कर दोगे 1.12 का तो ये मिलेगा 1 क्या आएगी वैल्यू टी स्क्वायर की? टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर की वैल्यू है कि 1.25। 1.25 ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। मरियम ध्यान से देखना, अब मुझे ये वाला जो टी है इस टी की अनसर्टेनिटी चाहिए। मरियम सुन रही हो ना? मरियम, अच्छा जी, माइक पे बोलो ना यार। अच्छा चलिए, इसके बाद 1.12 हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है ये मीन टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा टाइम निकला है 22.4, ठीक है, जो तुम्हारा टाइम 20 ऑसिलेशंस का निकला है 22.4, इस टाइम में भी तो अनसर्टेनिटी होगी क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। इस टाइम की अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? दैट विल बी मैक्सिमम, दैट इज 22.6 माइनस मीन वैल्यू कर लीजिए। मीन वैल्यू कितनी है? 22.4। अब डिवाइड बाय 2 करने की हमें जरूरत नहीं, ठीक है मरियम। ये दोनों हमने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.2, ओके। ये हमें इस 22.4 की अनसर्टेनिटी मिल गई है। फिर इस 22.4 को डिवाइडेड बाय 20 करके हमने 1.12 निकाला था, ठीक है। तो हम इसकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए भी इसको हमने डिवाइड बाय 20 किया था तो ये वैल्यू आई 1.12। अगर हम 0.02 को भी डिवाइड बाय 20 करेंगे, 20 ऑसिलेशंस में इतनी अनसर्टेनिटी है तो एक ऑसिलेशन में कितनी होगी वो चीज कर रहे हैं। इसको हम डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो इसकी अनसर्टेनिटी भी आ जाएगी जो कि कितनी आ रही है 0.01, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? जी, माइक खोलो अपने अपने बोलते हुए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें टी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी निकालनी है, ठीक है मरियम। तो बच्चों टी स्क्वायर जो है वो आया है मेरे पास, इस 1.12 का स्क्वायर आया है 1.25 आया है। अब अगर तुम इस 0.01 को इस 1.12 में ऐड कर दो बेटे तो ये हो जाएगी टी की मैक्सिमम वैल्यू, और उसकी मीन वैल्यू टी की कितनी है 1.12। अब तुम मैक्सिमम मीन का स्क्वायर करती हो तो 1.25 आता है। अब मैक्सिमम का भी स्क्वायर कर दो यानी 1.13 का स्क्वायर कर दो तो, और इनके स्क्वायर्स को माइनस कर दोगी तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? टी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी। व्हाट आई मीन टू से कि टी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी के लिए 1.13 का स्क्वायर अगर इसमें 0.01 ऐड कर दें तो ये 1.13 बन जाएगा, और फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि टी स्क्वायर की बात है। माइनस कर देंगे मीन वैल्यू दैट इज 1.12 का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो इसकी अनसर्टेनिटी होगी, जो कि हमारे पास कितनी आ रही है बताना जरा? 0.02 आ रही है। जी सर। 0.02, ठीक है। अब क्लियर हो गया या एक और करके दिखाऊं?
ठीक है, अब ये जल्दी से कंप्लीट कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन में बस कभी कभार अनसर्टेनिटीज में प्रॉब्लम होती है या छोटी मोटी और चीजों में आखिरी वाले पार्ट्स में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अगर तुम लोग इसके तकरीबन 10 के पेपर की प्रैक्टिस कर लो ना, 10 पेपर्स की, आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को फिर कोई इशू होगा इस पेपर में, ठीक है। कहाँ पे थे वैसे हम, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कहाँ पे थे जी? हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? जी जैनब, कहाँ तक पढ़ा था बेटे हम लोगों ने लास्ट क्लास में? जवाद साहब आप यहीं पे ही हैं? सर हमने सवाल किया था और वो ग्रेविटी एट इक्वेटर वाली इक्वेशन को प्रूव किया था। अच्छा, हमने एक सवाल किया था और हमने ग्रेविटी एट इक्वेटर वाली इक्वेशन को प्रूव किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ना है, दैट इज, मेरा ग्राफ लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, फिर भी ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा है, इज दिस करेक्ट? नहीं बेटा, गलत आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कुछ गड़बड़ की होगी, y की जगह x की वैल्यू लगा दी होगी और x की जगह y की वैल्यू लगा दी होगी, इसके ग्रेडियंट पॉजिटिव आ गया, ठीक है। चेक कर लो उसको, लाइन जब भी ऊपर से नीचे आती है ग्रेडियंट नेगेटिव ही होता है, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। नहीं मैथ्स बन जाएगी। अच्छा जी, हाँ, तो हम लोगों ने ग्रेविटी एट पोल्स, ग्रेविटी एट इक्वेटर के बारे में पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि पोल्स के ऊपर ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसका रीजन ये होता है कि आपके पास पोल्स पे रहा हुआ ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ स्पिन कर रहा होता है और उसकी अंदर सर्कुलर मोशन नहीं हो रही होती, जबकि जो ग्रेविटी एट इक्वेटर होती है, उस इक्वेटर पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो अर्थ की स्पिनिंग की वजह से सर्कुलर मोशन भी कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है हमारे पास ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और इसी चीज को फिर हमने एक्सटेंड करके वेटलेसनेस के कॉन्सेप्ट पे पर हम चले गए थे। हमने कहा था कि अगर सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, आपके पास सेंटीपिटल फोर्स के तौर पे काम करनी शुरू कर दे, तो आपके पास वेट या रिएक्शनल फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स, सैटेलाइट है या अर्थ है और ऑब्जेक्ट जो है, दोनों एक साथ एक्सेलरेशन करेंगे तो दोनों एक दूसरे पे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट एएस का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में ये, कि जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ एक्सेलरेट, सेम एक्सेलरेशन के साथ कर रहे हो, बेशक वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे किसी किस्म का कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो उस केस में जब रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या फील करेगा? वेटलेस फील करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से इस चीज को बता देता हूँ, ये एक एएस का कॉन्सेप्ट है, एक एएस का एमसीक्यू था ये दो बॉडीज है ए और बी, दोनों, बी बॉडी भी ए की एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, ए बॉडी भी ए की एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रही है, दोनों चिपकी हुई हैं। सवाल ये करता है वो आपसे पेपर में कि ये बताइए कि बी ए पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है या ए बी पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है जी। तो इसका आंसर होता है 0, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे पे किसी किस्म का फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कोर वेटलेसनेस का। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टडी किया था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने अब जो पढ़ना है वो है सैटेलाइट मोशन, ठीक है। सैटेलाइट मोशन, ठीक है। अच्छा जी, सैटेलाइट मोशन क्या चीज होती है? देखो, जब हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से एक रॉकेट के थ्रू जो है पहले लॉन्च करते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाते हैं, उस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाके ये रॉकेट जो है इस सैटेलाइट को ब्लास्ट करके एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है, ठीक है, और एग्जैक्ट एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है, जिसकी वजह से, मतलब ये पहले ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके फ्यूल्स, इंजन में इतने फ्यूल्स मौजूद होते हैं कि वहां जाके इसको फिर लॉन्चिंग की जाती है। यहाँ से तो उसको बेसिकली उसके ऑर्बिट में भेजा जाता है जमीन से। जमीन से हमें इसको एक हाइट तक ले जाना होता है, पहले एक ऑर्बिट तक ले जाना होता है,
और फिर उसको ऑर्बिट में ले जाने के बाद वहां उसकी लॉन्चिंग होती है, और लॉन्चिंग के लिए हम उसको खास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से यूं फेंकते हैं। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल ठीक है तो ये सैटेलाइट जो है ये इस अर्थ की सरफेस के गिर्द क्या कर जाता है, घूम जाता है, सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर ये स्पीड ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उससे भी कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन पहले तो हम इस स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, ये स्पीड कितनी होती है। तो लेट्स से दिस इज अर्थ, ये प्लैनेट है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। इससे हम एक रॉकेट को ऊपर लेके गए पहले कुछ हाइट तक यहाँ पे, और यहाँ ले जाके हमने उसको एक राइट स्पीड के साथ लॉन्च किया। तो जब हमने उसको राइट स्पीड के साथ लॉन्च किया तो वो सैटेलाइट जो है इस अर्थ के गिर्द क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, राइट स्पीड बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली फिर उसको घूमने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो फौरन उसमें से वो सोलर पैनल्स भी निकल आते हैं, और फिर वो सोलर पैनल्स के साथ जो है वो घूम रहा होता है किसी भी प्लैनेट के गिर्द। सैटेलाइट बाय द वे आर्टिफिशियल नहीं होते, सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि मून हमारा जो है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के गिर्द घूम रहा है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि ये जो मैंने कहा वी राइट स्पीड है, ठीक है, और हम ये राइट स्पीड कितनी है, और दूसरा एक और क्वेश्चन, हम इसको इतनी हाइट पे क्यों लेके जाते हैं। तो उसके दो रीजंस हैं। एक तो नेचर ऑफ सैटेलाइट, हम इसको इतनी हाइट पे इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट नेचर के सैटेलाइट्स हैं, तो भी मैं भी डिस्कस करूंगा। दूसरा, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये राइट स्पीड को मेंटेन रखें, यानी अगर यहाँ पे राइट स्पीड है तो यहाँ पे भी वही राइट स्पीड ही रहनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड, और यहाँ पे भी वो राइट स्पीड ही होनी चाहिए, यानी ये सैटेलाइट जो है उसी राइट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ हमारी अर्थ के गिर्द घूमता रहे। तो यह उस हमारी अर्थ के गिर्द उसी कांस्टेंट स्पीड से तभी घूम सकता है जब कोई विस्कस ड्रैग ना हो हमारी सराउंडिंग के अंदर। तो हमारी कोशिश यही होती है कि सैटेलाइट को हम इतनी ऊपर हाइट तक ले जाएं कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर जो है वो विस्कस ड्रैग जो है वो लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से, कोई क्वेश्चन है? 7000 माइल्स पर सेकंड होती है शायद। जी जवाब साहब गूगल कर लिया आपने? अच्छा जरा उसमें बता दो मुझे किलोमीटर्स पे, और ये भी बता दो रही हाइट कितनी होती है, कितनी हाइट तक ले जाते हैं इसको। करो जल्दी गूगल करो जल्दी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सैटेलाइट हम एक हाइट तक ले गए पहले अर्थ की सरफेस से, एच की। ठीक है, और ये हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है। अच्छा, सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट को मैं नाम दे देता हूँ, ये ऑर्बिट का रेडियस, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ये ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट जो है इसका रेडियस मैं स्मॉल r कंसीडर कर रहा हूँ, एंड वी नो दैट स्मॉल r इज इक्वल्स टू r प्लस h। ओके, अच्छा जी, ये सैटेलाइट इस अर्थ के गिर्द घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, और हमें उसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर या पर सेकंड? ये 100 किलोमीटर तुमने क्या बोला है, इसकी हाइट बोलिए जवाब। ठीक है, ये हाइट नहीं बेटा, ये 36,000 किलोमीटर होती है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, थोड़ा सा गूगल ने धोखा दे दिया था। अच्छा जी, ये मिनिमम 100 किलोमीटर अबव जो होती है ये पोलर सैटेलाइट के लिए होती है, कभी कभार उससे भी कम हो जाती है। जो हमें आसमान पर रॉकेट दिख रहा होता है ना, रॉकेट जा रहा है आसमान पे, वो रॉकेट नहीं होता एक्चुअली, में पोलर सैटेलाइट होता है। अच्छा खैर, तो ये हमारी अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है सैटेलाइट, इसकी राइट स्पीड की हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। हमने मान लिया कि इसका रेडियस r है। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि इसकी राइट स्पीड की एक्सप्रेशन निकालें। सबसे पहले तो मुझे बात बताइए कि ये सैटेलाइट इस अर्थ के गिर्द रोटेट कर, सॉरी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है, और को यहाँ पे सर्कुलर मोशन के फोर्स
करवाने के लिए कौन सा फोर्स उसकी ड्यूटी प्ले कर रहा होगा? जी सबसे पहले तो आप लोग मुझे इस सवाल का आंसर जी, which force is required for circular motion and which force is acting as such force? जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे बिल्कुल काम कर रहा होगा। वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप लोग सारे। नेहा वेरी गुड जी। तो हम ये कहेंगे बच्चों के सेंट्रीपिटल फोर्स किसके तौर पे काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के तौर पे काम करता है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा 28,000 किलोमीटर स्पीड आ रही है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक। अच्छा तो FC इसके बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन r, where r is the orbit of satellite, radius of orbit satellite, ठीक है। m is the mass of satellite, mass of satellite, ठीक है। ओके, नाउ ग्रेविटी किसके बराबर होती है? gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ के सेंटर का सैटेलाइट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो r प्लस h, which is actually small r. What is capital M? So capital M is the mass of planet, ये planet का mass, ठीक है, and r is the obviously separation. हमारे पास क्या होगा? ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, और ये m और ये m भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होगा? gm अपॉन r, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r। ये हमारे पास सैटेलाइट की राइट स्पीड की एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको आप लोग जरा नोट डाउन कर लीजिए। हो गई नोट डाउन? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द क्यों घूम रहा है? क्योंकि आपने कहा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, तो यकीनन ये जिस पॉइंट पे, जिस हाइट पे अभी मौजूद है, आप ये एग्री कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे भी ग्रेविटी काम कर रही होगी। आप मुझसे एग्री करते हैं इस बात पे या नहीं करते कि सैटेलाइट जो इस पॉइंट पे इतनी हाइट पे अभी मौजूद है, इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी काम कर रही होगी कि नहीं होगी? जब भी तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटी एट हाइट h की हाइट जो सरफेस से है, फ्रॉम सरफेस, दैट इज g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ये हमें पता है कि ग्रेविटी की एक्सप्रेशन होती है, ओके। अच्छा, अगर मैं r स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर। अभी हमने एक्सप्रेशन बनाई राइट स्पीड की इसकी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r, और अब हम ये क्या कर सकते हैं कि इस gm की जगह हम इस gr स्क्वायर को लगा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा अंडर रूट gm की जगह gr स्क्वायर अपॉन r, r और r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट gr। यानी अगर तुम्हें उसकी राइट स्पीड निकालनी है तो राइट स्पीड निकालने के लिए सिंपली क्या करो कि उस पॉइंट की ग्रेविटी, बाय द वे दिस इज नॉट द ग्रेविटी 9.81, इट इज ग्रेविटी एट हाइट h की हाइट के ऊपर जो ग्रेविटी, ऑब्वियसली बहुत कम ग्रेविटी होगी, उस ग्रेविटी को सिर्फ उसके ऑर्बिटिंग रेडियस से मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लो तो तुम्हें उसकी राइट स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको आज कंटिन्यू करके इसको स्टॉप करते हैं। अब आप लोगों को दो चार चीजें सोचनी ये हैं, ठीक है, कि अगर स्पीड सैटेलाइट की इससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ठीक है। इसका मुझे बस छोटा छोटा सा एक आंसर लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। अर्थ का वेट बढ़ेगा तो सैटेलाइट की स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं बेटा, मास का इफेक्ट ही नहीं है ना, मास तो शामिल ही नहीं है इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में मास शामिल नहीं है। हाँ, अगर हम प्लैनेट, मैसिव प्लैनेट लेते जाएंगे तो उसके लिए स्पीड ज्यादा होगी, मतलब अर्थ की स्पीड कम होगी, जुपिटर पे अलग होगी, जितना बड़ा प्लैनेट होगा उसकी स्पीड। अच्छा, बाय द वे होमवर्क ले लीजिए।
अगर स्पीड इससे कम होगी तो सैटेलाइट क्या करेगा, और अगर स्पीड इससे ज्यादा होगी तो सैटेलाइट क्या करेगा। ठीक है, बस ये चीज आप लोगों ने मुझे डिस्कस करके बतानी है कि कम स्पीड पे क्या होगा, ज्यादा स्पीड पे क्या होगा। बाकी मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, किसको क्वेश्चन करना है तो कर लें।